हेलो सिविलियंस। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। और हम स्टडी कर रहे थे ब्रिक्स, जहाँ पे पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स। अलग अलग प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग, फिर ड्राइंग, बर्निंग बचा हुआ है, तो बर्निंग से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट किया, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है, चलिए। बर्निंग, इट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑपरेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के ब्रिक्स के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही सिग्निफिकेंट ऑपरेशन है बर्निंग। ये करता क्या है? इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ। क्या करेगा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा ब्रिक को बर्निंग से। एंड और क्या करेगा? एंड हार्डनेस टू द ब्रिक्स, ब्रिक्स को स्ट्रेंथ देगा और हार्डनेस प्रोवाइड करेगा। एंड मेक्स इट मोर ड्यूरेबल एंड डेंसर, जिससे ब्रिक्स का क्या होता है? डेंसिटी बढ़ता है, और अल्टीमेटली क्या इंक्रीज करता है? इसका ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करता है। ठीक है। A proper burning of brick is required for good brick, as if brick is overburnt, it becomes hard and breaks easily. तो प्रॉपर बर्निंग क्यों जरूरत है ब्रिक्स के लिए? ये जरूरत है फॉर गुड ब्रिक्स की ब्रिक इज ओवरबर्न। अगर ब्रिक जो होगा ओवरबर्न होगा, बहुत आप उसको अगर बर्न कर दोगे, इट बिकम्स हार्ड एंड ब्रेक्स इजली, तो हार्ड हो जाएगा और क्या होगा? बहुत इजीली ब्रेक हो जाएगा। एंड इफ ब्रिक्स आर अंडर बर्न, अगर ब्रिक्स के अंडर बर्न है, दे रिमेन सॉफ्ट, सॉफ्ट रह जाएगा। एंड आर नॉट एबल टू कैरी द डिजायर्ड लोड, और डिजायर्ड लोड जो हम चाहते हैं उसको कैरी करे, उसको लोड को बियर करे, वह लोड बियर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि एक रिक्वायर्ड है, एग्जैक्ट रिक्वायर्ड है, उतना ही बर्न करे, ना ही ओवर बर्न करे और ना ही अंडर बर्न करे। बर्निंग ऑफ ब्रिक इज डन एट टेम्परेचर ऑफ 900 टू 1200 डिग्री सेल्सियस। तो कितने टेम्परेचर पे बर्न करते हैं ब्रिक्स को? ये करते हैं 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे। एट विच लाइम एंड सिलिका फ्यूज्ड विद ईच अदर, यहाँ पे लाइम और सिलिका क्या करेगा? फ्यूज कर जाएगा, एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएगा, देयर बाय इंपार्टिंग स्ट्रेंथ टू इट। ठीक है, फ्यूज करके अल्टीमेटली स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देगा ब्रिक को। बर्निंग ऑफ ब्रिक्स इज कैरिड आउट इन थ्री मेन स्टेजेस। तीन मेन स्टेज में करते हैं बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। पहले करेंगे डिहाइड्रेशन, 400 से 650 डिग्री सेल्सियस पे पहले क्या करेंगे? मिक्सचर को डिहाइड्रेट करेंगे। फिर क्या करेंगे? उसका ऑक्सीडेशन क्रिएट करेंगे 650 से 900 डिग्री सेल्सियस के बीच में। फिर करेंगे विट्रिफिकेशन 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस। तीन फेज में किया जाता है ब्रिक्स को बर्न। ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन स्टेज जो कि जिसका टेम्परेचर रेंज होता है 400 से 650 डिग्री सेल्सियस, द वाटर विच हैज बीन retained in the pores of clay, the water which has been retained in the pores of clay after drying is removed off, and clay loses its plasticity. तो हाइड्रेशन स्टेज में क्या करते हैं? जो वाटर विच हैज बीन रिटेन इन द पोर्स ऑफ क्ले, क्ले के पोर्स में विच हैज बीन रिटेन इन द क्ले आफ्टर ड्राइंग इज रिमूव्ड आउट, वो उससे क्या करते हैं? उसे रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है। एंड क्ले लूज इट्स प्लास्टिसिटी, क्ले अल्टीमेटली क्या करेगा? प्लास्टिसिटी को लूज कर देगा। ठीक है। ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन स्टेज, ऑक्सीडेशन स्टेज में क्या करते हैं? द रिमाइंडर ऑफ कार्बन इज इलिमिनेटेड, जो कार्बन कुछ उसमें रह जाता है उसको इलिमिनेट करते हैं, बाहर निकालते हैं उसको ऑक्सीडाइज करके। एंड फेरस आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू फेरिक फॉर्म, जो फेरस ऑक्साइड होता है वो क्या होगा? वो बन जाएगा आपका फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होकर। यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा। ड्यूरिंग द विट्रिफिकेशन प्रोसेस, ग्लास लाइक अपीयरेंस ऑफ द ब्रिक सरफेस इज अटेंड। तो विट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है? एक ग्लास लाइक अपीयरेंस आ जाएगा आपके सरफेस के ऊपर। ठीक है। बर्निंग ऑफ ब्रिक्स कैन बी कैरिड आउट, बर्निंग ऑफ ब्रिक्स कैन बी कैरिड आउट इन क्लैंप्स एंड किल। तो बर्निंग ब्रिक्स का बर्निंग कहाँ पे होता है? ये होता है आपको क्लैंप्स या किल्स में। ठीक है। अब क्या होता है क्लैंप? A suitable piece of land, generally trapezium in plan, एक suitable piece of land लैंड लेंगे और जिसके प्लान का शेप क्या होगा? ट्रेपेजियम का होगा। इज सिलेक्टेड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लैंप, तो क्लैंप बनाने के लिए जो जनरली लैंड लिया जाता है उसका शेप ट्रेपेजियम होता है। द शॉर्टर साइड ऑफ द ट्रेपेजियम इज केप्ट लोअर एंड द लॉन्गर साइड ऑफ द ट्रेपेजियम इज रेज्ड बाय एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। जो ट्रेपेजियम का शॉर्टर साइड होगा इज केप्ट लोअर, उसको थोड़ा लोअर करेंगे, and the longer side of the trapezium is raised by an angle of 15 degree. ठीक है। brick wall in mud is constructed, तो brick wall in mud क्या होगा? is constructed, कंस्ट्रक्ट करेंगे हम along the shorter side, तो shorter side के along क्या करेंगे? एक brick wall बनाएंगे
एंड लोकली अवेलेबल फ्यूल इज अप्लाइड ओवर द सर्फेस, और सर्फेस के ऊपर क्या करेंगे, जो लोकली अवेलेबल फ्यूल होगा उसको सर्फेस पे अप्लाई कर देंगे, फॉलोड बाय 4 to 5 कोर्सेज ऑफ ब्रिक्स, और 4 से 5 कोर्सेज ऑफ ब्रिक्स उसमें अरेंज कर देंगे। ठीक, इन द इंटायर क्लैंप्स अल्टरनेट लेयर ऑफ ब्रिक्स एंड फ्यूल एग्जिस्ट, और पूरे क्लैंप में क्या होगा, एक अल्टरनेट लेयर ऑफ ब्रिक्स और फ्यूल एग्जिस्ट करेगा। टोटल हाइट ऑफ द क्लैंप इज 3 to 4 मीटर, जो टोटल क्लैंप होगा, टोटल हाइट होगा क्लैंप का, वो कितना होगा, 3 से 4 मीटर होगा। ठीक है, when 1/3 clamp is constructed, जब हम 1/3 clamp कंस्ट्रक्ट कर देंगे तब क्या करेंगे, फ्यूल इन द लोअर लेयर इज बर्न्ड। ठीक है, तो 1/3 क्लैंप कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो लोअर लेवल का फ्यूल होगा उसे हम बर्न कर देंगे। ठीक है, एंड व्हेन द कंप्लीट क्लैंप इज फॉर्म्ड, और जो कंप्लीट क्लैंप फॉर्म कर जाएगा, इट इज कवर्ड विथ मड लाइनिंग, तो उसे क्या करेंगे, मड लाइनिंग से हम कवर कर देंगे। ब्रिक्स आर अलाउड टू बर्न फॉर 2 to 4 वीक्स, तो 2 से 4 वीक तक इसको क्या करेंगे, बर्न करेंगे, एंड फॉलोड बाय इट्स कूलिंग फॉर द नेक्स्ट 2 to 4 वीक्स। ठीक है, ब्रिक्स को 2 से 4 वीक के बीच तक हम बर्न करेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, कूलिंग करेंगे अगले 2 से 4 वीक के बीच में। एज लोकली अवेलेबल फ्यूल इज यूज्ड एंड नो स्किल्ड मैन पावर इज रिक्वायर्ड, तो क्लैंप्स में क्या होता है, लोकली अवेलेबल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एंड नो स्किल्ड मैन पावर इज रिक्वायर्ड, कोई स्किल्ड मैन पावर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्लैंप काफी इकोनॉमिकल होता है। एज देयर इज नो कंट्रोल ओवर टेम्परेचर ड्यूरिंग द बर्निंग, और बर्निंग के टाइम में कोई टेम्परेचर पे कोई कंट्रोल भी नहीं होता है, तो यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स आर नॉट ऑप्टेन, तो जो क्लैंप से हम ब्रिक ऑप्टेन करेंगे वो क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई कंट्रोल नहीं है कितना बर्न करना है कितना नहीं करना है, क्योंकि इस कंट्रोल के अभाव के कारण, कमी के कारण हमें यूनिफॉर्म क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स ऑप्टेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, as the weight of bricks in the upper layer is supported by bricks in the lower layer, the shape and size are distorted, और चूंकि जो वेट होगा, अपर लेयर का जो ब्रिक्स का वेट होगा उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, जो नीचे लेयर का ब्रिक्स है, तो उसका जो नीचे वाले का क्या होगा, शेप और साइज डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ठीक, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड इज कंपैरेटिवली मोर ड्यू टू द ग्रेजुअल बर्निंग एंड कूलिंग ऑफ ब्रिक्स, यहाँ से जो आपको ब्रिक मिलेगा उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, वो कंपैरेटिवली मोर होगा ड्यू टू ग्रेजुअल बर्निंग एंड कूलिंग ऑफ ब्रिक्स, इस कारण से उसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लैंप्स का फिगर है, यहाँ पे फ्यूल अल्टरनेट लेयर में फ्यूल, और यहाँ पे ब्रिक लेयर ऑफ रॉ ब्रिक रखा हुआ है। ठीक है, किल्न क्या होता है, दीज आर लार्ज ओवन्स, ये बेसिकली लार्ज ओवन होते हैं, यूज फॉर बर्निंग ब्रिक्स डिपेंडिंग ऑन द सप्लाई ऑफ ब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम इट, दे आर क्लासिफाइड इनटू, तो किल्स क्या है, बेसिकली कह सकते हैं कि लार्ज ओवन है जहाँ पे ब्रिक्स को बर्न किया जाता है, और इसका भी अलग अलग टाइप होता है, डिपेंड करता है कि कैसे सप्लाई हो रहा है ब्रिक्स का। एक हो गया इंटरमिटेंट किल, क्या होगा, इंटरमिटेंट किल, दूसरा हो गया कंटिन्यूअस किल। अब किल क्या होता है, इंटरमिटेंट किल और कंटिन्यूअस किल। ठीक, अप ड्रॉट किल, एक इंटरमिटेंट किल में भी एक होता है अप ड्रॉट किल, और एक होता है क्या, डाउन ड्रॉट किल। ठीक है, तो कंटिन्यूअस किल की बात करेंगे तो एक होगा बुल स्ट्रेंच किल, हॉफमैन किल और टर्न किल। तो पहले देखेंगे इंटरमिटेंट किल क्या होता है। तो फ्रॉम दिस किल्स इंटरमिटेंट सप्लाई ऑफ द ब्रिक्स इज ऑब्टेन्ड, इन दिस किल्स ऑल द ऑपरेशंस आर डन वन आफ्टर द अदर। तो जो इंटरमिटेंट किल होता है हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम दिस किल्स इंटरमिटेंट सप्लाई ऑफ द ब्रिक्स इज ऑब्टेन्ड, यहाँ से इंटरमिटेंट सप्लाई ऑफ ब्रिक्स ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, इन दीज किल्स ऑल द ऑपरेशंस आर डन, यहाँ पे वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक ऑपरेशन किया जाता है, मतलब सारा एक साथ नहीं होगा, पहले एक ऑपरेशन करेंगे उसके बाद दूसरा ऑपरेशन, फिर तीसरा ऑपरेशन, तो एक सीक्वेंस में चलेगा इंटरमिटेंट किल में। ठीक है, दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू, फिर इसको हम बांट सकते हैं क्या, इंटरमिटेंट अप ड्रॉट किल, इंटरमिटेंट अप ड्रॉट किल, ठीक है, और इंटरमिटेंट डाउन ड्रॉट किल। क्या होता है इंटरमिटेंट अप ड्रॉट किल, so these kilns are rectangular structure with thick walls which are generally provided with the two main doors, one for loading and another is for unloading of bricks. So these kilns
और रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर ये क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है विद अ थिक वॉल्स, ठीक है, विच आर जनरली प्रोवाइडेड विथ टू मेन डोर्स, दो मेन डोर होगा, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है, थिक वॉल होगा और इसमें दो डोर होंगे, एक होगा लोडिंग के लिए और दूसरा होगा अनलोडिंग ऑफ ब्रिक्स के लिए, ठीक है। ब्रिक्स आर लेड इन rows of thickness equal to 2 to 3 bricks and height is equal to 6 to 8 bricks। जो ब्रिक होगा उसको ले डाउन करेंगे हम, स्प्रेड कर देंगे उसकी थिकनेस में, तो इक्वल टू 2 to 3 ब्रिक्स के लेयर में, और हाइट रखेंगे 6 to 8 ब्रिक्स, ठीक। स्पेसिंग ऑफ 2 to 3 टाइम्स ऑफ ब्रिक इज प्रोवाइडेड इन बिटवीन द टू स्टैक ऑफ ब्रिक विच इज यूज्ड फॉर प्लेसिंग फ्यूज। और स्पेसिंग कितना रखेंगे हम ब्रिक के बीच में, तो 2 to 3 टाइम्स ऑफ ब्रिक, ब्रिक का जितना विड्थ होगा उसके 2 से 3 गुना हम उसमें क्या करेंगे, स्पेसिंग रखेंगे इन बिटवीन द टू स्टैक ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक के दो स्टैक के बीच में, और जिसका इस्तेमाल क्या किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, फ्यूल्स को प्लेस करने के लिए। When the fuel is burnt, goes rise to the top। जैसे ही फ्यूल बर्न होगा तो जो गैसेस होगा वो क्या होगा, ऊपर जाएगा, एंड कॉजिंग बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स को बर्न करेगा ऊपर जाके, उसका जो हीट होगा। और कैन से द मूवमेंट ऑफ गैसेस ड्यूरिंग बर्निंग इज एन अपवर्ड डायरेक्शन। कह सकते हैं कि जो गैसेस का मूवमेंट है बर्निंग के दौरान वह कहाँ पे होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो क्वालिटी ऑफ ब्रिक इज मच बेटर देन ब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम क्लैम्प। तो यहाँ जो क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स ऑब्टेन करेंगे वो मच अच्छा करेंगे, बेटर क्वालिटी करेंगे देन ब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम क्लैम्प्स। तो ये आपका हो गया इंटरमिटेंट अप डॉट किल, ठीक है। ये आउटसाइड वॉल डोर यहाँ पे ब्रिक्स है, फिर अल्टरनेट लेयर में आपको क्या होगा, फ्यूज रखा जाएगा। अब देखते हैं इंटरमिटेंट डाउन ड्रॉट किल क्या होता है। These down draught kilns are the same as up draught kiln, with the difference that here movement of gases during burning is in a down direction, and that the permanent roof and a chimney at the center is also provided। तो intermittent down draught kiln में क्या है, ये सेम है जैसे कि up draught kiln होता है वैसे ये भी होता है, with the difference that here, the difference here यही है कि movement of gases during burning is in a down direction। जो मूवमेंट का गैस होगा, गैस का जो मूवमेंट होगा वो होगा आपका डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। एंड दिस अ परमानेंट रूफ, एक परमानेंट रूफ होगा, एंड अ चिमनी एट द सेंटर इज आल्सो प्रोवाइडेड। तो सेंटर पे क्या प्रोवाइड करेंगे, एक चिमनी प्रोवाइड करेंगे, परमानेंट रूफ होगा, और जो गैसेस का मूवमेंट होगा वो अपवर्ड ना होकर डाउनवर्ड होगा, और इसीलिए कहा गया इंटरमिटेंट डाउन ड्रॉट मूवमेंट। इन दिस स्किल मोर यूनिफॉर्म बर्निंग टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या है, ज्यादा यूनिफॉर्म बर्निंग होगा, एंड क्वालिटी विल बी बेटर देन अप ड्राउट। यहाँ पे जो क्वालिटी मिलेगा आपको अप ड्राउट किल से भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि इन्फॉर्म जो बर्निंग हो रहा है काफी इन्फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप इंटरमिटेंट डाउन ड्राउट किल हो गया, स्टैक ऑफ ब्रिक्स यहाँ पे रखा हुआ है, फ्यूल चैनल्स, चिमनी, परमानेंट रूफ, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंटिन्यूअस किल। इन दिस किल्स कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ब्रिक्स इज ऑब्टेन्ड एंड ऑल द ऑपरेशंस लोडिंग, कूलिंग, अपलोडिंग आर डन साइमल्टेनियसली। इस किल में क्या होता है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ब्रिक ऑब्टेन हम करते हैं, एंड ऑल द ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन हो, लोडिंग हो, कूलिंग हो, अनलोडिंग हो, ये सब हम क्या है साथ साथ करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक करेंगे, ठीक है। दीज किल्स आर क्लासिफाइड एज, और ये जो किल क्लासिफाई हम इसको करेंगे ऐसे, बुल ट्रेंच किल, हॉफमैन किल, टनल किल। बुल ट्रेंच किल, हॉफमैन किल एंड टनल किल। क्या होता है बुल ट्रेंच किल, बुल ट्रेंच किल में भी रेक्टेंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, एंड ओवल हो सकता है प्लान में, एंड स्केवेटेड आइदर पार्शियली और फुल्ली। और उसको जो स्केवेट करेंगे वो आइदर पार्शियली या फुल्ली स्केवेट करेंगे, ठीक है। दीज किल्स कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ मूवेबल चिमनी। यह जो किल है कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ मूवेबल चिमनी, दो सेट ऑफ मूवेबल चिमनी होगा, प्लेस्ड इन वन सेक्शन अहेड फ्रॉम द सेक्शन इन विच बर्निंग इज टू बी कैरिड आउट। तो ये जो किल होगा उसमें दो सेट ऑफ मूवेबल चिमनी होगा, प्लेस्ड इन वन सेक्शन अहेड ऑफ फ्रॉम द सेक्शन इन विच बर्निंग इज टू बी कैरिड आउट, ठीक है। तो जिस सेक्शन में बर्निंग होगा उससे एक सेक्शन, उससे थोड़ा सा आगे रखेंगे हम दूसरे सेक्शन को, मूवेबल चिमनीज को। बाई डूइंग दिस द प्री हीटिंग ऑफ ब्रिक, और इससे करने से क्या होगा, तो प्री हीटिंग ऑफ ब्रिक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुल ट्रेंच किल, जहाँ पे कंटिन्यूस होता है, यहाँ पे आपका सीक्वेंस ऑफ वर्क दिया हुआ है, और जो कि साथ साथ सब कुछ हो रहा होगा, अलग अलग सेक्शन बना हुआ है इसमें, ठीक है। जैसे कि आज टुडे अगर हम इसमें सेक्शन 1 में लोड करते हैं, टुमारो क्या करेंगे हम सेक्शन 2 में लोड करेंगे, तो उसके जैसे कि आज हमने सेक्शन 1 में लोड किया, 2 में एम्प्टी किया, ठीक है।
3 में फिर अनलोड किया, 4th में कूलिंग किया, 5th में बर्निंग, 6th में हीटिंग। ठीक है, उसी तरीके से क्या करेंगे फिर टुमारो आएगा तो 1 में लोडिंग, 2 में लोडिंग करेंगे, 2 में लोडिंग, फिर 3 में एम्प्टी, 4 में अनलोडिंग। तो ये क्या होगा, एक सीक्वेंस में कंटिन्यूस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये था बुल ट्रेंच की। फिर हमारा नेक्स्ट किल है, कंटिन्यूस किल है, वो है हॉफमैन किल। क्या है, हॉफमैन किल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्लेम किल, और हॉफमैन किल को क्या बोलते हैं, फ्लेम किल भी बोलते हैं। ठीक है, दिस किल इज सर्कुलर प्लान, ये जो किल होगा क्या होगा, सर्कुलर होगा प्लान में। द कैपेसिटी ऑफ हॉफमैन किल इज ग्रेटर देन बुल ट्रेंच किल। जो हॉफमैन किल का कैपेसिटी होगा ये क्या होगा, ग्रेटर होगा बुल ट्रेंच किल के कंपेरिजन में। ठीक है, इन हॉफमैन किल चिमनी इज नॉट मूवेबल। हॉफमैन किल में क्या होता है, चिमनी वो मूवेबल नहीं होता है। इन हॉफमैन किल चिमनी इज नॉट मूवेबल, इट हैज ओनली वन चिमनी। इसके पास सिर्फ एक ही चिमनी होता है हॉफमैन के पास, विच इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द किल, जो किल के सेंटर में रखा रहेगा। इनिशियल कॉस्ट इसका हाई होता है हॉफमैन का, बट द ऑपरेशन कॉस्ट इज लो। लेकिन जो हॉफमैन का ऑपरेशन कॉस्ट होगा वो क्या होगा, लो होगा। द होल किल इज डिवाइडेड इनटू 12 चैम्बर्स। जो पूरा किल है आप उसको डिवाइड कर सकते हैं 12 चैम्बर्स में, एंड ईच चैम्बर हैज 4 डोर्स, कम्युनिकेशन डोर। और ईच चैम्बर में क्या है, 4 डोर्स, कम्युनिकेशन डोर है। 4 डोर होते हैं, 4 डोर्स कम्युनिकेशन डोर बोला जाएगा। मतलब 4 डोर होते हैं, एक कम्युनिकेशन डोर, मेन डोर, रेडियल फ्यूज डोर एंड फ्यूल डोर। ठीक है, डिफरेंट ऑपरेशंस इन डिफरेंट चैम्बर्स आर कैरिड आउट बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिफरेंट। तो अलग अलग डोर हम क्लोज करके ओपन करके अलग अलग फंक्शन को, ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है वो टनल किल। तो टनल किल्स आर इन द फॉर्म ऑफ टनल्स व्हिच मे हैव स्ट्रेट, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर ट्राम। तो जो टनल किल्स होता है आर इन द फॉर्म ऑफ टनल व्हिच मे हैव स्ट्रेट, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर ट्राम हो सकता है। एंड दिस किल कंसिस्ट ऑफ ए स्टेशनरी जोन ऑफ फायर। इसमें क्या होता है कि स्टेशनरी जोन ऑफ फायर होगा, मतलब ऐसा एक जोन होगा जहाँ पे कंटिन्यूस तरीके हमेशा फायर लगा रहेगा और बर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो स्टेशनरी होगा या कोई मूवमेंट नहीं होते रहेगा। रॉ ब्रिक्स आर प्लेस्ड ऑन ट्रॉलीज। जो रॉ ब्रिक्स होता है आर प्लेस्ड ऑन ट्रॉलीज, वो ट्रॉली से प्लेस्ड होगा, विच आर देन मूव्ड फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड्स ऑफ द टनल टू ऑब्टेन अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ब्रिक्स। जो रॉ ब्रिक्स होगा आर प्लेस्ड ऑन द ट्रॉलीज, उसको ट्रॉली में प्लेस कर देंगे, विच आर देन मूव फ्रॉम वन एंड टू अदर, जो एक एंड से दूसरे एंड तक मूव करेगा ऑफ द टनल, विच टू ऑब्टेन अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ब्रिक्स। किल प्रूव टू बी इकोनॉमिकल। किल जो है इकोनॉमिकल प्रूव करेगा व्हेन ब्रिक्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन लार्ज स्केल। जब लार्ज स्केल पे हम ब्रिक्स फॉर्म करेंगे, ब्रिक्स बनाएंगे, तब जाके कहीं किल ये प्रूफ इकोनॉमिकल होगा, वैसे बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टनल किल हो गया आपका। यहाँ पे लोडिंग एंड प्री हीटिंग कर रहा है, यहाँ पे बर्न कर रहा है, फिर फाइनली कूलिंग करके अनलोड कर ले रहा है। क्वेश्चन देखते हैं कुछ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लैंप बर्निंग एंड किल बर्निंग। तो क्लैंप बर्निंग और किल बर्निंग में क्या क्या डिफरेंस है। तो अगर हम पहले बात करें आइटम कैपेसिटी के टर्म में, इस टर्म में कैपेसिटी के टर्म में, तो कैपेसिटी क्या होता है क्लैंप बर्निंग का, वो लो होता है। क्लैंप बर्निंग का जो कैपेसिटी होगा वो लो होगा, वहीं क्लीन बर्निंग का क्या होगा, इसका कैपेसिटी हाई होता है। क्लियर है। अगर कॉस्ट ऑफ फ्यूल की बात करें तो क्लैंप बर्निंग हमने देखा था कि लोकल एवेलेबिलिटी फ्यूल और फ्यूल लग जाता है। ठीक है, और जो लेबर होता है वो मिल जाता है। तो वहाँ पे जो आपका कॉस्ट ऑफ फ्यूल पूछा है तो लोकली अवेलेबल चाहिए, तो क्लैंप के केस में कम होगा, वही किल के केस में हाई होगा। इनिशियल कॉस्ट की बात करें तो क्लैंप में भी लो होगा और किल बर्निंग में हाई होगा। क्वालिटी ऑफ ब्रिक, तो क्लैंप में लो क्वालिटी होगा इन कंपेरिजन टू किल बर्निंग। अगर बात करें फायर रेगुलेशन को, क्या फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं क्या क्लैंप में, नहीं, फायर को कंट्रोल नहीं कर सकते, और इसलिए यूनिफॉर्म बर्निंग नहीं हो पाता। ये हमने देखा था जब क्लैंप स्टडी कर रहे थे। किल बर्निंग में फायर रेगुलेशन बिल्कुल पॉसिबल है, कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर हम टेम्पोररी बनाते हैं, लेकिन किल बर्निंग केस में परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। सुटेबिलिटी कहाँ होता है, तो फॉर स्मॉल स्केल में इसका सुटेबिलिटी होता है। ठीक है, क्लैंप का, और किल का फॉर लार्ज स्केल। अगर बात करें स्केल सुपरवाइजर तो नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंस विद द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्रिक व्हेन अ रॉ ब्रिक हीटेड। जब रॉ ब्रिक हीट करेगा आपका, द टेम्परेचर रेंज ऑफ 400 टू 600 डिग्री सेल्सियस। तो हमने देखा था 3 तरीका होता है, एक होता है डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, तो ये जो 400 से 650 वाला रेंज है, ये क्या है, डिहाइड्रेशन वाला है। ठीक है,
ये जो है आपका डिहाइड्रेशन वाला है। डिहाइड्रेशन होता है 400 से 650 डिग्री सेल्सियस। फिर केमिकल चेंज होता है 650 से, जबकि ऑक्सीडेशन में हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन होता है 650 से 900 डिग्री सेल्सियस। और फिर होता है विट्रिफिकेशन, जिसमें ग्लासी अपीयरेंस आता है ब्रिक के सरफेस पे। ये होता है 900 से 1200 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए, डिहाइड्रेशन। करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्ले। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, पहले देखे हमने पढ़ा था अनसॉइलिंग करेंगे, तो आपका 3 हो गया। पहले अनसॉइलिंग कर दिया पहले, तो ये कैंसिल। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिगिंग करेंगे। ठीक है, तो उसका डी हो जाएगा। डिगिंग करेंगे, फिर क्लीनिंग करेंगे, उसके बाद वेदरिंग, ब्लेंडिंग एंड टेम्पिंग। तो अनसॉइलिंग, डिगिंग, क्लीनिंग, उसके बाद फिर वेदरिंग, ब्लेंडिंग, उसके बाद लास्ट में टेम्पिंग करते हैं। ठीक है, देखिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द ब्रिक। क्या क्या ब्रिक का क्या क्या फॉर्म होता है, तो राउंड एंडेड एंड बुल नोज ब्रिक्स आर यूजफुल इन ओपन ड्रेस। ओपन ड्रेस में क्या होता है, राउंड एंडेड जो होगा या जो बुल नोज ब्रिक होगा आर यूजफुल होगा ओपन ड्रेस में। फॉर डोर्स एंड विंडो जैम्स, अगर बात करें डोर्स एंड विंडो जैम्स के लिए, यहाँ पे कैंट ब्रिक्स ऑल्सो कॉल्ड स्प्ले ब्रिक्स आर मोस्ट स्टेबल। ठीक है, डबल कैंट ब्रिक्स आर यूज फॉर ऑक्टागोनल पिलर्स। जो डबल कैंट ब्रिक होता है आर यूज फॉर ऑक्टागोनल पिलर्स। कॉर्नाइस ब्रिक इज यूज फॉर एन आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कॉर्नाइस ब्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। कंपास ब्रिक टैपर्ड इन बोथ डायरेक्शंस along its length is used to construct furnaces। ये कंपास ब्रिक होगा, टैपर्ड इन बोथ डायरेक्शन along its length is used to construct furnaces। ठीक है, परफोरेटेड ब्रिक्स आर वेल बर्न्ड ब्रिक्स बट आर नॉट साउंड प्रूफ। जो आपका परफोरेटेड ब्रिक्स होते हैं ये वेल बर्न्ड ब्रिक होगा, ठीक है, बट नॉट साउंड प्रूफ, ये साउंड प्रूफ नहीं होगा। हॉलो ब्रिक्स आर अबाउट 1/3 ऑफ द वेट ऑफ द नॉर्मल ब्रिक। जो नॉर्मल ब्रिक का वेट होगा उसका 1/3 आपका होगा हॉलो ब्रिक्स। एंड आर साउंड एंड हीट प्रूफ, ये क्या होगा, साउंड होगा और हीट प्रूफ होगा। बट दीज आर नॉट सुटेबल फेयर कंसंट्रेटेड लोड्स आर एक्सपेक्टेड। जहाँ पे आप कंसंट्रेटेड लोड एक्सपेक्ट करते हैं वहां पे इसका यूज नहीं करेंगे। टॉपमोस्ट ब्रिक कोर्स ऑफ द पैरापेट इज मेड विथ कैपिंग ब्रिक। जो टॉपमोस्ट ब्रिक कोर्स होगा पैरापेट का इज मेड विथ कैपिंग ब्रिक। एंड दीज ब्रिक्स ड्रेन ऑफ द वाटर फ्रॉम द पैरापेट। ये जो ब्रिक होगा ड्रेन ऑफ द वाटर फ्रॉम द पैरापेट। ठीक है, तो राउंडेड एंडेड होगा, इसको बोलेंगे बुल नोज्ड। ठीक है, ये कैंट हो गया, ये डबल कैंट हो गया। ये अलग अलग दिया हुआ आपका। ठीक है, ये पैरापेट इसको बोलते हैं, कॉर्नाइस बोलेंगे यहाँ पे इसको। ठीक है, कॉर्नाइस ब्रिक, इसको बोलेंगे थ्रोट। कैंट और प्लिंथ। ठीक है, परफोरेटेड ब्रिक, हॉलो ब्रिक इसको बोलेंगे कोपिंग। ये हो गया कंपास। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह का फॉर्म दिया हुआ है आपका। अब देखते हैं टेस्टिंग ऑफ ब्रिक। तो फॉर टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स अबाउट 50 पीसेस ऑफ ब्रिक्स आर टेकन रैंडमली। और ब्रिक को टेस्ट करने के लिए क्या क्या करेंगे, 50 ब्रिक हम रैंडमली उठाएंगे। क्या करेंगे, रैंडमली उठाएंगे 50 ब्रिक। ठीक है, तो कितना उठाएंगे, 50 ब्रिक। एंड फॉर दिस पर्पस ऑफ सैम्पलिंग ए लॉट, फॉर दिस पर्पस ए सैम्पलिंग ए लॉट शुड कंटेन ए मैक्सिमम ऑफ 50,000 में। तो कम से कम 50,000 ब्रिक का लॉट होना चाहिए। और उससे हम कितना रैंडमली उठाएंगे, 50 पीस ऑफ ब्रिक उठाएंगे। द नंबर ऑफ ब्रिक्स सेलेक्टेड फॉर फॉर्मिंग ए सैंपल फॉर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आर फॉलो। तो क्या क्या हम ये आपको दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक। अगर नंबर ऑफ ब्रिक्स इन लॉट 2000 से 10,000 के बीच में है उस लॉट में ब्रिक का साइज, तो फॉर कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफाइड फॉर इंडिविजुअल ब्रिक, नंबर ऑफ ब्रिक्स जो सिलेक्ट करेंगे वो हम करेंगे कितना, 20। 2000 से 10,000 के बीच में का लॉट अगर है ब्रिक का तो 20 रैंडमली सिलेक्ट करेंगे टेस्ट करने के लिए। परमिसिबल नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्रिक, और उस 20 में जो परमिसिबल नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्रिक का है वो क्या होगा, एक। मतलब एक अगर डिफेक्टिव निकल गया तो पूरा लॉट पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक फॉर ग्रुप ऑफ 20 ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी सिलेक्टेड। और वहीं अगर हमको डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक चेक करना है उसका 20 ब्रिक में से, तो हम निकालेंगे। इस केस में हम 40 ब्रिक सिलेक्ट करेंगे। वहीं अगर 10,000 से 35,000 के बीच में अगर ब्रिक का नंबर है लॉट में, तो यहाँ पे 32 उठाएंगे रैंडमली, और यहाँ पे 2 होना चाहिए परमिसिबल नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्रिक। और यहाँ पे अगर हमको डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक निकालना है फॉर ग्रुप ऑफ 20 ब्रिक्स, तो नंबर ऑफ ब्रिक जो सिलेक्ट करेंगे वहाँ 60 करेंगे। अगर 35,000 से 50,000 है तो यहाँ पे 50 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और परमिसिबल नंबर ऑफ डिफेक्टिव ब्रिक क्या होगा आपका
3000, सॉरी 3 हो सकता है। और 80 यहाँ पे क्या करेंगे हम, अगर डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक हमें चेक करना है, यहाँ पे 80 ब्रिक को लेंगे। फिर यहाँ पे अगर 2000 से 10,000 के बीच में है तो सैम्पलिंग साइज फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग लोड, ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ, बल्क डेंसिटी, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड इफ्लोरेसेंस। तो इस सब कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो अगर मेजर सैम्पलिंग साइज लेना होगा तो 2000 से 10,000 के बीच में 5 सैंपल लेंगे हम। और यहाँ पे परमिसिबल ऑफ डिफेक्टिव फॉर इफ्लोरेसेंस, तो इफ्लोरेसेंस के लिए डिफेक्टिव घोषित करने के लिए यहाँ पे 0 होना चाहिए, मतलब उस 5 में से एक भी में कोई इफ्लोरेसेंस नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो गड़बड़ है। फिर अगर सैंपल साइज 10,000 से 35,000 के बीच में है तो इस केस में क्या होगा, 10 होगा, 10 होगा। और यहाँ भी 0 होना चाहिए। अगर 35,000 से 50,000 होगा तो 15 होगा, ठीक है। और यहाँ भी 1 होना चाहिए। वार्पेज अगर 2000 से 10,000 के बीच में होगा तो यहाँ पे सैंपल साइज हम लेंगे 10, ठीक है, और वार्पिंग टेस्ट के लिए। यहाँ पे जो डिफेक्ट का परमिसिबल नंबर है वो 0 होना चाहिए, मतलब एक भी डिफेक्ट नहीं निकलना चाहिए 10 में से। अगर 10,000 से 35,000 के बीच में अगर सैंपल है तो आपका 20, ठीक है, और 1 होना चाहिए यहाँ पे। 35,000 से 50,000 है तो 30, 2 होना चाहिए, ठीक है। फॉलोइंग टेस्ट आर बीइंग परफॉर्म्ड ओवर द ब्रिक्स, और क्या क्या टेस्ट करते हैं, एक टेस्ट करेंगे डायमेंशन टेस्ट। फॉर दिस टेस्ट 20 पीसेस ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम सिलेक्टेड पीसेस आर टेकन, तो इस टेस्ट के लिए क्या करेंगे, 20 पीसेस ऑफ ब्रिक्स हम सिलेक्ट करेंगे और उसको क्या करेंगे, फ्लैट रख देंगे। एंड देयर क्यूमुलेटिव डायमेंशंस आर रिकॉर्डेड, उसको जो क्यूमुलेटिव डायमेंशन होगा उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। टॉलरेंस लिमिट इज फॉर डायमेंशंस टेस्ट गिवन बाय क्यूमुलेटिव मैक्सिमम, जो टॉलरेंस लिमिट होगा, टॉलरेंस लिमिट इज फॉर डायमेंशन, टॉलरेंस लिमिट इज फॉर डायमेंशन टेस्ट गिवन बाय क्यूमुलेटिव मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमेंशन ऑफ 20 ब्रिक्स चूजन रैंडमली, जो रैंडमली हमने 20 ब्रिक चूज किया है उसका जो मैक्सिमम और मिनिमम डायमेंशन होगा, क्यूमुलेटिव मैक्सिमम मिनिमम डायमेंशन, वही उसका क्या देगा, उसका टॉलरेंस लिमिट। द बैच ऑफ ब्रेक एक्सीड्स द टॉलरेंस लिमिट, अगर बैच ऑफ द ब्रेक का जो बैच होगा वो उस टॉलरेंस लिमिट को एक्सीड कर गया, सच अ लॉट शुड बी रिजेक्टेड, तो उस लॉट को रिजेक्ट कर देना होगा टू अवॉइड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है पूरे लेंथ में, उसको अरेंज कर दिया हमने 20 पीसेस ऑफ ब्रेक को, ठीक है। और डायमेंशन टेस्ट है यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ए लॉट साइज ऑफ 5,000 ब्रिक्स ऑफ क्लास ए इज टेकन, क्लास ए ब्रिक का हम क्या करेंगे, 5 ब्रिक का आपका लॉट साइज, एक लॉट लेंगे। एज पर द टेबल, एज पर द टेबल टेक 40 pieces of brick and divided into batch of 20 pieces. Now put these bricks along the length width and height, ये बोला है कि उसमें से 40 ब्रिक हम रैंडमली उठाएंगे और 20-20 के बैच में उसको क्या करेंगे, लेंथ विथ और हाइट के करस्पॉन्डिंग उसको अलाउ करेंगे। फिर क्या करेंगे, नाउ मेजर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट विथ टेप, डायमेंशन टेस्ट पूछ रहा है इसके लिए। तो लॉन्ग लेंथ क्या होगा, 20 ब्रिक इंटू 19 से 90, अगर हम लेंथ के लॉन्ग उसको ले डाउन करते हैं तो उसको उसका आपका कितना टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 20 इंटू 19, यहीं पे दिया हुआ आपका डायमेंशन टेस्ट, टोटल 20 है, ठीक है। और लेंथ होगा आपका 19, एक का लेंथ आएगा 19, तो 20 इंटू 19 380 सेंटीमीटर। जब डायमेंशन करेक्ट, अगर डायमेंशन करेक्ट है देन दिस डिस्टेंस एल कम्स आउट टू बी 380 सेंटीमीटर। As per IS code, प्लस माइनस 12 मिलीमीटर फॉर सब क्लास ए टॉलरेंस इज परमिटेड, और IS कोड के अनुसार जो प्लस माइनस 12 मिलीमीटर सब क्लास ए टॉलरेंस, सब क्लास ए के लिए टॉलरेंस परमिटेड है। एंड इफ द मेजर डिस्टेंस एक्सीड्स 380 सेंटीमीटर प्लस माइनस 2 मिलीमीटर, अगर ये मेजर करते हैं हम टेप से, ठीक है, तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस जो है 380 से प्लस माइनस 12 यानी 392 या 368 के रेंज के बाहर लाई करेगा, तब उस लॉट को क्या करेंगे, हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अलोंग द विथ अगर हम चेक करेंगे तो लेंथ टोटल कितना आना चाहिए, 20 ब्रिक इंटू 9 सेंटीमीटर, तो 180 सेंटीमीटर। अगर ये करेक्ट है तो यह डिस्टेंस कितना आएगा, बी 180 सेंटीमीटर, ये वाला जो डिस्टेंस बोल रहा है हमने विथ के अलोंग उसको प्लेस किया है, ठीक है। तो ये आना चाहिए 180 सेंटीमीटर। और आईएस कोड के अनुसार प्लस माइनस 6 मिलीमीटर टॉलरेंस जो है अलाउ होता है सब क्लास ए के लिए, ठीक है। तो इस मेजर को हम इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे टेप से। अगर ये 180 प्लस माइनस 6 यानी बोले तो 174 से 186
के बीच में लाई किया तो ठीक है, अगर इसी रेंज के बाहर चला गया तो इस ब्रिक के लॉट को हम रिजेक्ट कर देंगे। डायमेंशन टेस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आईएस कोड 1077/1992। तो ये आपका हो गया आपका क्या, डायमेंशन टेस्ट। जो दूसरा टेस्ट है आपका वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इनटू ब्रिक्स टेक्स प्लेस ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ माइन्यूट पोर्स इन इट। तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है ब्रिक्स में, वो टेक्स प्लेस करता है ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ माइन्यूट पोर्स इन इट। क्योंकि इसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं, तो उस पोर्स के कारण ब्रिक क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, जिसे कैपिलरी पोर्स भी बोलते हैं। द ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक इज अफेक्टेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन इट। जो ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, ब्रिक का जो ड्यूरेबिलिटी होता है, स्ट्रेंथ होता है, वो अफेक्ट होता है इस वाटर के एब्जॉर्प्शन, वाटर एब्जॉर्प्शन के कारण, ठीक है। और यहाँ पे दो तरह के टेस्ट होंगे। पहला होगा 24 इमर्शन कोल्ड वाटर टेस्ट। 24 इमर्शन कोल्ड वाटर टेस्ट। ब्रिक इज हीटेड। यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रिक को हीट करेंगे ओवन में, टेम्परेचर रखेंगे 105 डिग्री सेल्सियस से 115 डिग्री सेल्सियस के बीच में, एंड द वेट W1 ऑफ द ब्रिक इज रिकॉर्डेड। और क्या करेंगे, वेट W1 ऑफ द ब्रिक उसको रिकॉर्ड कर लेंगे आफ्टर कूलिंग एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे कूल करने के बाद, ठीक है। द ब्रिक इज देन इमर्स्ड इन वाटर एट टेम्परेचर ऑफ, फिर क्या करेंगे, टेम्परेचर होगा 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस पे, और 24 घंटे के लिए फिर उसको इमर्स करेंगे। तो यहाँ पे हीट किया हमने 105 से 115 डिग्री सेल्सियस के बीच में, उसका वेट W1 ब्रिक का नोट किया, और फिर इसको रूम टेम्परेचर पे कूल होने के लिए छोड़ दिया। जब कूल हो गया तो फिर 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस पे पानी में 24 घंटे के लिए इमर्स कर देंगे। फिर जब निकालेंगे तो W2 मेजर करेंगे, ठीक है। तो निकालेंगे परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या आएगा, W2 माइनस W1 माइनस अपॉन W1 इंटू 100, या कितना परसेंटेज एब्जॉर्ब हुआ। अगर बात करें टोटल प्रोविजन की, द एवरेज वाटर एब्जॉर्प्शन शैल नॉट एक्सीड 20% बाई वेट अप टू क्लास 12.5 एंड 15% बाई वेट फॉर हायर क्लास। तो जो एवरेज वाटर एब्जॉर्प्शन होगा शैल नॉट एक्सीड 20% बाई वेट अप टू क्लास 12.5। तो 12.5 क्लास तक 20% ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, एंड 15% बाई वेट फॉर हायर क्लास। तो हायर क्लासेस के लिए 15% ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका क्या, 5 आवर्स बॉइलिंग वाटर टेस्ट। हेयर वाटर W1 इज कैलकुलेटेड एज द सेम एज रिकॉर्डेड इन 24 आवर। यहाँ पर जो W1 है वो तो सेम रहेगा, जो हमने पहले उसको ओवन में हीट कर देंगे 105 से 115 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और फिर W1 नोट कर लेंगे, तो वो तो सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, इमर्स्ड कोल्ड वाटर टेस्ट। देन द स्पेसिमेन इज इमर्स्ड इन वाटर एंड बॉइल्ड फॉर 5 आवर। अब क्या करेंगे, स्पेसिमेन को लेके हम डाल देंगे कहाँ पे, डाल देंगे आपका पानी में, उसको बॉयल करेंगे 5 घंटे तक, ठीक है। तो पानी में डाल के 5 घंटे तक बॉयल करेंगे, उसके बाद फिर ठंडा कर देंगे फॉर द नेक्स्ट 16 से 19 घंटे तक। क्या करेंगे, और उसको ठंडा करेंगे एट टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस, और फिर उसका W3 नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो आपका परसेंटेज ऑब्जर्वेशन होगा वो होगा W3 माइनस W1, W3 माइनस W1 इंटू W1 इंटू 100, ठीक है। टफनेस टेस्ट। द ब्रिक मस्ट नॉट ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन ड्रॉप्ड ओवर अ हार्ड सरफेस फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 मीटर। अगर 1 मीटर की हाइट से गिराएंगे तो ये टूटना नहीं चाहिए। ये हो गया टफनेस टेस्ट। हार्डनेस टेस्ट। द ब्रिक मस्ट नॉट शो एनी साइन ऑफ इंडेंटेशन मार्क ओवर इट्स सरफेस व्हेन स्क्रैच फ्रॉम फिंगर। जब उसको फिंगर से स्क्रैच करेंगे तो यहाँ पे कोई इंडेंटेशन मार्क नहीं आना चाहिए, कोई दाग नहीं पड़ना चाहिए उस पर। साउंडनेस टेस्ट। द ब्रिक मस्ट प्रोड्यूस अ क्लियर रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट ईच अदर। उसको टकराएंगे एक दूसरे से तो यहाँ पे क्लियर रिंगिंग साउंड आना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है, दिस टेस्ट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर कंपेयरिंग द क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स बट इज ऑफ लिटिल यूज इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैसनरी। यह टेस्ट क्या करेगा, प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंपेयरिंग द क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक के क्वालिटी को कंपेयर करने के लिए, बट इज ऑफ लिटिल यूज इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैसनरी। लेकिन मैसनरी के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने में काफी कम यूज है, विच प्राइमरी डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मोटार, जो कि डिपेंड करता है मोटार के स्ट्रेंथ पे, इसलिए उसको ब्रिक के स्ट्रेंथ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फॉर टेस्टिंग ऑफ ब्रिक, द टू बेड फेसेस ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक को टेस्ट करने के लिए 2 बेड फेसेस ऑफ द ब्रिक्स आर ग्राउंडेड, उसको ग्राउंड करेंगे टू प्रोवाइड अ स्मूथ इवन एंड पैरेलल सरफेस फेसेस, ठीक है। आफ्टर दिस ब्रिक्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इस ब्रिक को क्या करेंगे हम, इमर्स कर देंगे 24 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे। आफ्टर बीइंग टेकन, निकालने के बाद पानी से सरप्लस वाटर जो होगा सरफेस पे उसको वाइप आउट करेंगे। आफ्टर दिस द फ्रॉग ऑफ ब्रिक इज फ्लश्ड। जो ब्रिक का फ्रॉग होता है
उसे फ्लश करेंगे एंड फिल्ड विथ मोटार, कहाँ रख देंगे, मोटार में रख देंगे, मोटार से उसको भर देंगे। एंड ब्रिक इज पुट अंडर डैम्प जूट बैग्स फॉर 24 आवर्स, तो 24 घंटे के लिए डैम्प जूट बैग में डाल देंगे उस ब्रिक को। आफ्टर 24 आवर्स ब्रिक इज पुट इन वाटर फॉर 3 डेज एट रूम टेम्परेचर, 24 घंटे के बाद ब्रिक को निकालेंगे और 3 दिनों तक उसको रूम टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, उसको रख देंगे। द ब्रिक इज देन प्लेस्ड इन द कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, फिर ब्रिक को क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, which flat faces horizontal and mortar filled faces being upwards. A uniform load of 14 Newton per millimeter square per minute is applied to the failure. जो एक यूनिफॉर्म लोड होगा 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट वो अप्लाइड करेंगे। द मैक्सिमम लोड एट फेलियर इज यूज टू गिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज फॉलो, जो मैक्सिमम लोड होगा फेलियर पे इज यूज टू गिव कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज फॉलोस। ठीक है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मैक्सिमम लोड एट फेलियर, मैक्सिमम लोड एट फेलियर वो निकाल ऊपर में लिख देंगे, और एवरेज एरिया ऑफ द बेड फेसेस, और जो एवरेज एरिया है बेड फेसेस का वो लिख देंगे। ठीक है, द एवरेज रिजल्ट शैल बी रिपोर्टेड, जो एवरेज रिजल्ट होगा उसको रिपोर्ट कर देंगे। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी इंडिविजुअल ब्रिक टेस्टेड इन द सैंपल शुड नॉट फॉल बिलो द मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्पेसिफाइड फॉर द करस्पॉन्डिंग क्लास में मोर देन 20%। तो ये बोला है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए किसी भी एक इंडिविजुअल ब्रिक का, एक ब्रिक का हम टेस्ट करेंगे, वो शुड नॉट फॉल बिलो द मिनिमम, जो मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगा, मिनिमम एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा जो स्पेसिफाई होगा फॉर द करस्पॉन्डिंग क्लास, तो उससे 20% से ज्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, और एन एवरेज ऑफ 6 ब्रिक्स आर टेकन है, यहाँ पे 6 ब्रिक्स का एवरेज लेंगे। फिर आता है वार्पेज टेस्ट। वार्पेज टेस्ट, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लैट स्टील, इट इज मेजर्ड विद द टेस्ट ऑफ फ्लैट स्टील। ठीक ठीक है, इसको मेजर करेंगे किससे, विद द हेल्प ऑफ फ्लैट स्टील और ग्लास सरफेस, फ्लैट स्टील और ग्लास सरफेस से हेल्प करेंगे, इसको मेजर करेंगे। एंड मेजरिंग रूलर ग्रेजुएटेड इन 0.5 डिवीजन, तो 0.5 डिवीजन जिसका ग्रेजुएशन क्या रहेगा उससे मेजर करेंगे उस रूलर से। फॉर टेस्ट 10 ब्रिक्स आर टेकन फ्रॉम लॉट, तो टेस्ट करने के लिए 10 ब्रिक हम लेंगे लॉट से। और वार्पेज क्या होता है, कनकेव वार्पिंग हो सकता है, वार्पेज हो सकता है, या कन्वेक्स वार्पेज हो सकता है। द फ्लैट सरफेस ऑफ द ब्रिक, जो ब्रिक का फ्लैट सरफेस होगा, इज प्लेस्ड अलोंग द सरफेस टू बी मेजर्ड। आफ्टर दिस ऑब्जर्वर चूजेस द पॉइंट वेयर द ग्रेटेस्ट डेविएशन फ्रॉम द स्टेटस इज ऑब्जर्व्ड। तो इसमें क्या करेंगे, ब्रिक का जो फ्लैट सरफेस होगा उसको प्लेस कर देंगे, रख देंगे किसके अलोंग द सरफेस टू बी मेजर्ड, जिस सरफेस को मेजर करना है उसके अलोंग रख देंगे। ठीक है, आफ्टर दिस उसके बाद रखने के बाद द ऑब्जर्वर चूजेस द पॉइंट वेयर द ग्रेटेस्ट डेविएशन फ्रॉम स्ट्रेटनेस इज प्रेजेंट, जहां पे सबसे ज्यादा डेविएशन प्रेजेंट है स्ट्रेटनेस से, वहां उस पॉइंट को चूज कर लेगा ऑब्जर्वर जो है। एंड बाय यूजिंग अ स्टील रूलर, अगर स्टील रूलर का इस्तेमाल करके द डिस्टेंस ऑफ ब्रिक, द डिस्टेंस ऑफ द ब्रिक सरफेस, द डिस्टेंस ऑफ द ब्रिक सरफेस फ्रॉम द एज ऑफ स्ट्रेटनेस इज मेजर्ड। ठीक, कन्वेक्स वार्पेज क्या होता है, द ब्रिक इज प्लेस्ड इन सच वे, ब्रिक किस तरह से प्लेस करेंगे, एंड द कन्वेक्स सरफेस ऑफ ब्रिक इज इन कॉन्टैक्ट। ठीक, ब्रिक को प्लेस सच वे दैट द कन्वेक्स सरफेस ऑफ ब्रिक, ब्रिक का जो कन्वेक्स सरफेस होगा इज इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लैट सरफेस। ठीक है, फ्लैट सरफेस के कॉन्टैक्ट में होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द 4 कॉर्नर्स ऑफ ब्रिक इज मीन, और जो 4 कॉर्नर आप जो उठ जाएगा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे उस फ्लैट सरफेस से, जो हाईएस्ट डिस्टेंस होगा उसको नोट कर लेंगे एज कन्वेक्स वार्पेज के रूप में। ठीक, द हायर द डिस्टेंस मेजर्ड इन द concave and convex वार्पेज टेस्ट इज रिपोर्टेड एज वार्पेज, जो हायर डिस्टेंस हम दोनों के केस में मेजर करेंगे वही रिपोर्ट कर देंगे तो वार्पेज के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है इफ्लोरेसेंस टेस्ट। क्या होता है इफ्लोरेसेंस, इन दिस टेस्ट ब्रिक along the width is put in a 150 millimeter diameter porcelain or glass dish which contain 25 millimeter depth of water at room temperature till the entire water gets evaporated or absorbed by the brick। तो ये क्या बोल रहा है कि इस टेस्ट में हम ब्रिक, इन दिस टेस्ट ब्रिक along the width is put, तो along the width ब्रिक को रख देंगे। ठीक है, इन 150 मिलीमीटर डायमीटर पोर्सलिन और ग्लास डिश, तो 150 मिलीमीटर डायमीटर वाला जो पोर्सलिन होगा या ग्लास डिश होगा, ग्लास डिश होगा उसमें हम डाल देंगे। विच कंटेन्स 25 mm डेप्थ ऑफ वाटर, जो जिसमें क्या होगा 25 mm डेप्थ होगा पानी का रूम टेम्परेचर पे।
और तब तक उसको रखे रहेंगे जब तक इंटायर वाटर गेट्स इवापोरेट नहीं कर जाए या एब्जॉर्ब ना हो जाए ब्रिक से। The water is again filled to around 5 mm depth in the dish and allowed to be absorbed by the brick or evaporated. फिर क्या करेंगे, फिर 25 पानी हम डालेंगे, ठीक है, और उसको अलाउ करेंगे या तो उसको एब्जॉर्ब हो जाए ब्रिक से या इवेपोरेट हो जाए। प्रेजेंस ऑफ इफ्लोरेसेंस इज क्लासिफाइड एज बिलो। नील, कोई इफ्लोरेसेंस नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन डिपॉजिट ऑन ब्रिक इज नॉट विजिबल, अगर आपका ब्रिक पे जो डिपॉजिट हुआ है वो विजिबल नहीं है, वो विजिबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, ये नील होगा, ठीक है। when not more than 10% area of brick is covered by the deposit of effluents, when not more than 10% area of brick is covered by deposit of effluents, ठीक है। जब अगर 10% एरिया से ज्यादा अगर कवर ना करे डिपॉजिट तो उसको बोलेंगे स्लाइट इन्फ्लेशन। अगर 10% से लेकर 20-50% एरिया को कवर करे तो उसको बोलेंगे मॉडरेट। अगर 50% से ज्यादा एरिया कवर कर ले डिपॉजिट तो उसको बोलेंगे बट डज नॉट पाउडर और फ्लेक अवे फ्रॉम द बिग सरफेस, तो उसको बोलेंगे हेवी। व्हेन द डिपॉजिट्स आर हाई, डिपॉजिट हाई होगा और पाउडर और फ्लेकी सब्सटेंस ऑप्टेन करेंगे तो उसको बोलेंगे सीरियस इन्फ्लेशन है। फॉर अप टू क्लास 12.5 moderate effluence is permitted and not more than slight for higher classes। यहाँ पे क्या है, moderate effluence permitted होगा और not more than slight for higher classes, ठीक है। और हायर क्लासेस में आप स्लाइड से ज्यादा नहीं जा सकते इन्फ्लुएंस के, ठीक है, इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन है, when the deposit of efflorescence is more than 10% but less than 50% of the exposed area of the brick of the presence of efflorescence, तो ये बोला है 10% से 50% के बीच में अगर आपका डिपॉजिट हुआ है तो इफ्लोरेसेंस का प्रेजेंस कैसा है, तो अभी जस्ट हमने देखा 0 है तो नील हो जाएगा, 10% से कम है तो स्लाइट है, 10% से 50% के बीच में है तो मॉडरेट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मॉडरेट, मॉडरेट इफ्लोरेसेंस। When more than 10% but less than 50% in area is covered by efflorescence is known as moderate efflorescence। तो इसका आपका आंसर हो गया है। अब देखते हैं कुछ डिफेक्ट्स इन ब्रिक, क्या क्या डिफेक्ट आता है। एक होगा ओवर बर्निंग ऑफ ब्रिक। ओवर बर्न ब्रिक्स प्रोड्यूस सॉफ्ट मोल्टन मास, तो अगर ओवर बर्न कर देंगे ब्रिक को तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एक सॉफ्ट मोल्टन मास प्रोड्यूस कर देगा। एंड ब्रिक लूजेज द शेप, और ब्रिक क्या करेगा, अपना शेप लूज कर देगा। सच ब्रिक्स इज नॉट यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, और इस तरह का ब्रिक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे कंस्ट्रक्शन में। अगर ब्रिक अंडर बर्निंग है तो ये भी क्या है, एक डिफेक्ट है। जब ब्रिक नॉट बर्न प्रॉपर्ली, अगर अच्छे से बर्न नहीं करेगा, द क्ले रिमेन सॉफ्ट ड्यू टू इनसफिशिएंट हीट एंड इज नॉट एबल टू कैरी द डिजायर्ड लोड, ठीक है। तो क्ले क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा एंड ड्यू टू इनसफिशिएंट हीट एंड इज नॉट एबल टू कैरी द डिजायर्ड लोड। अगर बात करें ब्लोटिंग, ड्यू टू एक्सेस ऑफ कार्बोनेशियस मैटर एंड सल्फर इन ब्रिक स्पॉन्जी सोलन मास ओवर द ब्रिक इज ऑब्जर्व्ड। तो ब्लोटिंग क्या होता है, कि एक्सेस कार्बोनेशियस मैटर के कारण, एक्सेस कार्बोनेशियस मैटर के कारण सल्फर इन ब्रिक इज स्पॉन्जी, जो सल्फर होगा ब्रिक में वो स्पॉन्जी हो जाएगा, सरफेस ब्रिक के सरफेस पे क्या होगा, स्पॉन्जी सोलन कर जाएगा, फूल जाएगा, दिखेगा, ठीक है। ब्लैक कोर क्या होता है, तो ये भी एक डिफेक्ट है ब्रिक में। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विटामिनस एंड कार्बन विच इज नॉट रिमूव्ड बाय ऑक्सीडेशन एंड ड्यू टू इम्प्रॉपर बर्निंग ऑफ ब्रिक दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व। तो ब्लैक कोर कैसे आता है, ये होता है विटामिनस और कार्बन के प्रेजेंस के कारण जिसे ऑक्सीडेशन के द्वारा हटाया ना गया हो, एंड ड्यू टू इम्प्रॉपर बर्निंग ऑफ ब्रिक, ठीक है। इम्प्रॉपर बर्निंग ऑफ ब्रिक हमने किया है या कोई विटामिनस या कार्बन का प्रेजेंस है जिसे आप हटा नहीं सके हैं ऑक्सीडेशन करके, तो आपका ब्लैक कोर ऑब्जर्व होने लगेगा सरफेस पे। इफ्लोरेसेंस क्या होता है, द प्रेजेंस ऑफ अल्कली मैटर इन ब्रिक्स रिजल्ट्स इनटू इफ्लोरेसेंस व्हेन ब्रिक्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड अल्कली क्रिस्टलाइजेस आफ्टर ड्राइंग, gray or white powder patches are observed on the surface of the termed as efflorescence। तो efflorescence क्या होता है, जब presence of alkali matter, the presence of alkali matter in bricks, brick में जो alkali matter होता है results into the efflorescence, वही efflorescence का cause करेगा। होता क्या है, जब bricks पानी ऑब्जर्व किया, मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लिया इन्वायरमेंट से, और उसमें अल्कली अगर होगा तो वो क्या करेगा, क्रिस्टलाइज करेगा ड्राई होने के बाद। जब क्रिस्टलाइज करेगा तो एक उसके सरफेस पे एक ग्रे और व्हाइट कलर का पैचेस दिखाई देगा और इसी को बोलेंगे इफ्लोरेसेंस। सफ क्या होता है, डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप कॉज्ड बाय रेन वाटर फॉलिंग और हॉट ब्रिक्स आर टर्म्ड एज सफ, ठीक है, चफ।
चेक किया क्रैक्स क्या होता है, दीज आर बिकॉज ऑफ लम्प्स ऑफ लाइम ब्रिक अर्थ और एक्सेस ऑफ वाटर। अगर लंप ऑफ लाइम हो गया या ब्रिक अर्थ में तो उसको बोलेंगे हम चम्फ। स्पॉट्स क्या होता है, if sulfide is present in the bricks it causes a dark surface spots on the brick which reduces its aesthetic value। if sulfide is present in the brick, अगर brick में sulfide present है, it causes क्या करेगा, cause dark surfaces spots in the brick which reduces the aesthetic value, जो aesthetic value को reduce कर देगा। ठीक है। ब्लिस्टर क्या होता है, दिस इज जनरली ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ द सीवर पाइप्स, ये मेनली आपको सीवर पाइप्स में ऑब्जर्व देखने को मिलेगा। ठीक है। ब्लिस्टर्स सीवर पाइप्स ड्रेन्स ड्यू टू द एयर इंट्रैप्ड ड्यूरिंग द मोल्डिंग, तो मोल्डिंग के टाइम में क्या होता है, जब एयर इंट्रैप्ड हो जाएगा तो वही अल्टीमेटली ब्लिस्टर का फॉर्म करेगा। लैमिनेशन क्या होता है, ड्यू टू इंट्रैप्ड एयर इन वाइट्स ऑफ क्ले लैमिनेशन इज ऑब्जर्व, जो इंट्रैप्ड एयर होगा वाइट्स में इन वाइट्स ऑफ क्ले लैमिनेशन इज ऑब्जर्व। it produces a thin layer of the brick face, it produces a thin layer of brick face। ठीक है, तो brick face पे क्या करेगा, thin layer बना देगा which weathers out और exposure, और फिर अल्टीमेटली वो weather out हो जाएगा, break हो जाएगा जब environment से expose हो जाएगा। तो these bricks are weak for construction work, तो construction work के लिए काफी weak होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक्स, अगर बात करें गुड ब्रिक्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, तो शेप एंड साइज, तो यूनिफॉर्म शेप एंड साइज, यूनिफॉर्म शेप एंड साइज होना चाहिए, रेक्टेंगुलर सरफेस होना चाहिए विथ पैरेलल साइड ऑफ स्ट्रेट एजेस। ठीक है। कलर कैसा होना चाहिए, तो आपका डीप यूनिफॉर्म डीप रेड चेरी कलर होना चाहिए जो इंडिकेट करेगा यूनिफॉर्मिटी इन केमिकल पोजीशन। टेक्सचर एंड कंपैक्शन कैसा होना चाहिए, तो ब्रिक सरफेस शुड नॉट बी टू स्मूथ टू कॉज स्लिपिंग ऑफ मोटार, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होना चाहिए ताकि स्लिपिंग होने लगेगा। ठीक है। द ब्रिक शुड हैव प्री कॉम्पैक्ट एंड यूनिफॉर्म टेक्सचर एंड बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स, तो आपका ये होगा ब्रिक शुड हैव प्री कॉम्पैक्ट होना चाहिए एंड यूनिफॉर्म टेक्सचर और कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। हार्डनेस की बात करें तो शुड बी हार्ड सो दैट व्हेन स्क्रैच बाय फिंगर नेल नो इंप्रेशन इज मेड, इतना हार्ड होना चाहिए कि अगर उसमें फिंगर नेल हम स्क्रैच करेंगे तो कोई स्क्रैचिंग नहीं होना चाहिए, उस पर ऑब्जर्व नहीं होना चाहिए। साउंडनेस की बात करें तो एक क्लियर रिंगिंग साउंड मिलना चाहिए टकराएंगे तो। वाटर एब्जॉर्प्शन 20% से कम वाटर एब्जॉर्ब करना चाहिए ड्राई वेट का उसका, जब इमर्स करेंगे 24 घंटे के लिए पानी। क्रशिंग स्ट्रेंथ 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर ज़्यादा होना चाहिए। हाउएवर मिनिमम स्ट्रेंथ इज, जो स्ट्रेंथ का जो मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक होता है वो 3.5 होगा, लेकिन एक गुड क्वालिटीज ऑफ ब्रिक में 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। तो बात करें ब्रिक अर्थ की, फ्री फ्रॉम स्टोन्स ग्रीट ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, फ्री होना चाहिए। एंड मोस्ट प्रीफर्ड सॉइल इज एलोवेबल सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल इज नॉट डिजायरेबल, तो ब्लैक कॉटन सॉइल डिजाइन नहीं करेंगे हम। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खत्म होता है ब्रिक्स, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ब्रिक मैसनरी देख लेंगे एक लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद टिम्बर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।